Okay, good morning, class. So, we have seen types of LED and some short details about LED. Now, we have to see LED characteristics. It is based on your gallium arsenide LED. Okay, it is a forward biased. Its current increases rapidly and must be controlled to prevent destruction of the device. दिख रहा है जो rapidly increase हो रहा है with forward जो तुम्हारा current है. ओके वो जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वो लाइट भी तुम्हारा रैपिडली इंक्रीज हो रहा है. द लाइट आउटपुट इज़ क्वाइट लीनियर प्रोपोर्शनल टू दी करंट. जो लाइट आउटपुट है वो देखो लीनियरली, मैंने बोला था लीनियर है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो लीनियरली प्रोपोर्शनल टू योर करंट है. ओके, देन इट इज़ नॉट वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, बुक में वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स दिया मतलब वोल्टेज टू करंट. यहाँ पे हमने एलईडी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा यहाँ पे देख रहे हैं हम, विथ रिस्पेक्ट टू लाइट विथ रिस्पेक्ट टू योर करंट. ओके, दैट इज वाई इट इज टोटल लीनियर एंड दैट वी आई कैरेक्टरिस्टिक इज स्टार्टिंग विथ लीनियर एंड देन इट इज लिटिल बिट कर्व. सो it can be precisely modulated. Full width, half max and peak wavelength, forward current, rise time, luminous intensity, LED radiation pattern. These are all the factors which we can see in this characteristics or we can calculate on using graphs. Okay. Then LED power and efficiency. A spontaneous emission allows non-radiative recombination to take place within the structure due to imperfection and impurities. So internal quantum efficiency, which is 50% for simple homogeneous and 60 to 80% with double heterojunction structure. Then internal quantum efficiency, what is actually quantum efficiency is defined, you can say it is defined as the ratio of number of photons emitted out to the number of electrons injected in. मतलब जितने electrons in हुए हैं inject उससे with respect to which number of photons emitted out to the number of electrons injected in. तो इनको मीन्स रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन रेट टू द टोटल रिकॉम्बिनेशन रेट वही है. तो कैसे डिफाइन करोगे तुम इसको टाउ आर भी बोलते हैं या फिर आर आर यहाँ पे नोटेशन हमने यूज़ किया है. इसी को टाउ आर भी आपको बुक में मिल जाएगा. ओके, यू कैन से ऑल्सो टाउ आर ऑल्सो. So RR is your total number of radiative recombination per second and this is formula for your internal quantum efficiency and it is denoted by eta int. Okay, this is formula for your eta int. So RR is equivalent to number of photons generated per second and each photon has an energy equal to h nu 1, then optical power generated internally by the LED. This is the formula for power. आपको मेन चीज़ उसके डेरिवेशंस कोई नहीं पूछेगा, आपको इफिशिएंसी और पावर इन दोनों का फॉर्मूला लर्न करना है और इस पे बेसिस फिर न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने. अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन ऑप्टिकल पावर जनरेटेड इन द LED एंड ड्राइव करंट इनटू द डिवाइस. अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा एक स्ट्रेट लाइन थी, तो क्यों था, क्योंकि देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन योर ऑप्टिकल power generated in the LED means your light and drive current in your device means your current to light जो characteristics है वो linearly relationship में है. ओके, means linear है दोनों के बीच में relation. So now अभी हमको क्या देखना है, ये कुछ टर्म्स है लाइट आउटपुट पावर, यू कैन स्कीप इट or you can if you want you can read it to understand properly. there is nothing to explain in that. वही फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है और उसको एक्सप्लेन किया है. जैसे टेम्परेचर डिपेंडेंस है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंस में इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड ऑप्टिकल आउटपुट पावर. वैसे ही टेम्परेचर डिपेंडेंस में और एक ग्राफ यू कैन सी वेवलेंथ एंड आउटपुट पावर. यहाँ पे क्या था तुम्हारा टेम्परेचर वर्सेस आउटपुट पावर और नीचे जो है वो वेवलेंथ वर्सेस आउटपुट पावर. ठीक है, तो ये आप पढ़ोगे तो आपको ईजिली मतलब समझ में आ जाएगा. देन योर आउटपुट स्पेक्ट्रम, जो आउटपुट स्पेक्ट्रम है एलईडी का, देखो ये रिक्वायर्ड हमारा ऐसा है लेकिन हमको एक्चुअल में मिलता कैसे है, नीचे आपको देख सकते हो और ये स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं. देन स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ वही है, फिर से स्प्रेडनिंग होता है पल्स का. ई एलईडी और एस एलईडी में एक ई एलईडी का है, जो नीचे जो डार्क लाइन है दैट इज द ग्राफ फॉर ई एलईडी वेवलेंथ वर्सेस योर आउटपुट पावर रेडिएटिव पावर आउटपुट पावर. ओके, एंड जो डॉटेड लाइन तुमको दिख रही है दैट इज योर सरफेस एमिटिंग एलईडी की. ओके,
then there is a analog LED drive circuit, then laser diode. Now we have seen till LED its type. Okay, we will just revise. So what is laser diode now? Laser is an acronym for light amplification by the stimulated emission of radiation. जैसे LED का फुल फॉर्म था लाइट एमिटिंग डायोड, वैसे लेजर डायोड का क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड emission of radiation. Okay, so it is the acronym for light amplification by stimulated emission of radiation. The term laser stands for what? Light amplification by stimulated emission of radiation. Okay, here the word light stands for electromagnetic radiation, which covers the range from ultraviolet to infrared. Okay, similarly, like in LED, the light has a dual nature. It consists of wave nature and energy. Okay, wave nature रहता है और उसमें energy भी रहती है. Energy contained by light means number of photons contained by that light. Energy means actually क्या? Energy जो photons इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहती है हमारी energy, means क्या रहते हैं वो exactly number of photons कितने हैं वो light में. The laser light is monochromatic in nature and it is a coherent light. You can see, okay, you can say coherent light and monochromatic in nature. This means what? Light is having a single color or a single wavelength. Mono means one and chroma means your light color. So single wavelength and single color. Mono means single and chroma means color. So single color you can say, that is you can say single wavelength. Narrow beam with lasers can produce high output power. And this is the major advantage of laser ordinary light sources. The first successful laser was designed in 1916 by Maiman, M-A-I-M-A-N, Maiman. After the several improvements were done, and nowadays various types of lasers are available. So there are various types of lasers. So basic steps required to form laser beam as follows. देर आर 3 बेसिक स्टेप्स, मीन्स जो ऑपरेशन ऑफ लेज़र है वो 3 बेसिक स्टेप्स में हमको देखना है. कौन कौन से बेसिक स्टेप्स है? लेज़र ट्रांजिशन प्रोसेस, मतलब 3 स्टेप्स कौन से? फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन, सेकंड है स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड थर्ड है स्टिमुलेटेड एमिशन. ओके, तो ये जो 3 स्टेप्स है, इन 3 स्टेप्स में हमको देखना है लेज़र का बेसिक ऑपरेशन. सो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द इनकमिंग फोटोन. स्पॉन्टेनियस एमिशन मीन्स रैंडम रिलीज ऑफ एनर्जी. एमिशन हो रहा है, देखो एब्जॉर्प्शन मीन्स एब्जॉर्ब हो रहा है, एमिशन मीन्स एमिट हो रहा है. तो क्या एमिट होता है? रैंडम रिलीज ऑफ एनर्जी मीन्स फोटोन रिलीज होते हैं तुम्हारे, नंबर ऑफ फोटॉन्स. एंड स्टिमुलेटेड में क्या होता है? कोहेरेंट रिलीज ऑफ एनर्जी मीन्स जैसे यहाँ रैंडम हो रहा था वो ना होते हुए स्टिमुलेटेड में कोहेरेंट रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, मतलब प्रॉपर एक बीम फॉर्म होता है लाइट का. ओके, सो एक एक हम देखते हैं. व्हाट इज मीन बाय एब्जॉर्प्शन? Under normal condition, the tendency of electron in case of semiconducting material is to stay at lower energy level. So this lower energy level is called as ground state. You can say E1. If the photon of certain energy is incident on this electron and the electron absorbs this energy, so the total energy contained by electrons gets increased and now it is possible for that electron to shift towards higher energy level. Means what? You can see this in figure. जैसे इलेक्ट्रॉन की खुद की कुछ एनर्जी रहती है, जब तुम फोटोन ऑफ सर्टन एनर्जीज इंसिडेंट ऑन दिस इलेक्ट्रॉन मीन्स क्या, जो तुम सप्लाई दोगे तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में एड ऑन होगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिर से इंक्रीज हो जाएगी, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो आगे शिफ्ट हो टूवर्ड्स हायर एनर्जी लेवल E2. मतलब जो ग्राउंड लेवल पे इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ जाएगा? E2 लेवल पे. So actually the number of electrons absorbing the incident photon and traveling towards higher energy level are more, but for simplicity one electron is shown. Means number of electrons बहुत होंगे उसमें, लेकिन for considering the operation of absorption we are considering a single electron जो क्या कर रहा है? HV12 एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फोटोन की, और उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एड ऑन होगी और वो ग्राउंड लेवल से E1 स्टेट से E2 मतलब हायर एनर्जी स्टेट पे वो चला जाएगा. ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्योरली बिकॉज ऑफ इट्स एनर्जी. सो हियर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इज दैट द इंसिडेंट फोटोन शुड प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन टू कॉज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम E1 to E2. This sufficient energy in the case of energy level difference between E1 to E2 is denoted, you can say E2 minus E1, but if this much amount of energy is not provided by the incident photon, then electron will absorb the energy but it will not reach to energy level E2. अगर
E2 माइनस E1 जो डिफरेंस है जिसके वजह से वो E2 पे जा रहा है, तो उससे कम अगर हमने एनर्जी दी तो वह नहीं जाएगा, एब्जॉर्ब तो कर लेगा लेकिन हायर एनर्जी लेवल पे नहीं जाएगा. सो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स गेट शिफ्टेड एंड ऑक्यूपाइज एन इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल, मतलब बीच में कहीं थोड़ा जाएगा वो बिटवीन E1 एंड E2, एंड दिस इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एज मेटास्टेबल स्टेट. सो आफ्टर सम टाइम द इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक टू इट्स ओरिजिनल एनर्जी लेवल, दैट इज योर ग्राउंड स्टेट. So this is the concept of your absorption. Now we have to see what is mean by spontaneous emission. After the absorption process, the electron or atoms are present at higher energy level. That means they possesses the excited state E2. Now if no incident light are provided externally, then these electrons stays at this stage for short time. But after some time period, फिर से वो नीचे आ जाएगा. थोड़ी देर जब तक एनर्जी है तब तक वो E2 स्टेट पे रहेगा. ओके, अगर कंटिन्यू फिर से उसको एनर्जी नहीं मिली तो वो वहीं पे रहेगा क्या? नहीं, फिर से वो नीचे गिर जाएगा E1 स्टेट पे. सो कंसिडर वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट हायर एनर्जी लेवल. व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक टू लोअर एनर्जी लेवल, इट विल एमिट द एनर्जी विच वॉज एब्जॉर्ब बाय it during absorption process, that it gives out the radiation. क्या होगा, जो वन इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी पे प्रेजेंट है वो जब नीचे आएगा लोअर एनर्जी लेवल पे तो फिर से वो एनर्जी एमिट करेगा जो उसने एब्जॉर्ब की थी. सो उसकी वजह से क्या होगा, रेडिएशन निकलेंगी. सो द एनर्जी एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम E2 to E1 इज सिंपली द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन दोज टू एनर्जी लेवल्स, दैट इज E2 minus E1. These electrons falling back to the ground state may directly comes to the ground state, or it may follow 2 or 3 steps to reach to the ground state. The spontaneous emission process you can see in figure. What happens, जो इलेक्ट्रॉन E1 से E2 स्टेट पे गया था उसमें अगर कंटिन्यूस उसको एनर्जी सप्लाई नहीं मिला तो क्या होगा, वो E2 स्टेट पे कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, तो वो E2 से E1 पे फॉल बैक होगा, और फॉल बैक होगा और क्या करेगा, जो एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी है वो रेडिएट करेगा. मतलब या तो वो डायरेक्टली E1 पे आ जाएगा या 2 या 3 स्टेप में आएगा. तो उसमें जो डिफरेंस है एनर्जी गैप में वो क्या है तुम्हारा, E2 minus E1. ओके, तो ये जो कंसेप्ट है ये क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन. एब्जॉर्प्शन बताया मैंने, स्पॉन्टेनियस एमिशन बताया. अभी हमको देखना है स्टिमुलेटेड एमिशन. व्हाट इज मीन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन? देन it is the actually key process to formation your laser beam, means your light output, because in this process only amplification of light takes place. only क्या होगा, amplification होगा, मतलब जो रेडिएशन था वो एम्पलीफाइड वे में हमको लाइट रेज आउटपुट में मिलेगा. कंसिडर द इलेक्ट्रॉन or atom present in your excited state. We have discussed after a certain time period this atom falls due to spontaneous process and emits the photon. But before the occurrence of this spontaneous emission, if the incident photon is allowed to strike to the excited atom, then there is no chance for this atom to go to the further higher energy level. In this case, once the external photon strikes to excited atom, this atom leaves its position from higher energy level and obviously it will emit the photon. Thus we are getting 2 photons at the output, one which is striking on the excited atom and other coming out because of the excited atom leaving the higher energy level. So one input photon causes the emission of 2 photons and the light amplification takes place, and these process you can see in figure. ओके, इंसिडेंट फोटोन, एक्साइटेड एटम, और जो आउटपुट में हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, लेजर बीम. ठीक है. नाउ कंडीशंस फॉर लार्ज स्टिमुलेटेड एमिशन हमको देखना है. व्हाट आर द कंडीशंस फॉर लार्ज स्टिमुलेटेड एमिशन? All these processes occur together with a balance between absorption and emission. 2 conditions to be satisfied for stimulated emission. कौन से 2 conditions है वो? The population of excited level should be greater that at the lower energy level, and the radiation density in the medium should be very large. Okay, these 2 conditions should be followed for your large stimulated emission. जो हमको laser beam output proper large चाहिए उसके लिए ये 2 condition satisfy होना compulsory. Then we have to see the concept of population inversion. What is mean by population inversion? So what is mean by population inversion? What happens at thermal equilibrium? क्या होता है, photon absorption and emission both places where takes place. Okay, side by side absorption और emission साथ में होता है. तो N1 should be greater than N2.
तो ऑब्वियसली N1 लेस है तो एब्जॉर्प्शन डोमिनेट होता है और कम्स उसका आउटपुट क्या आता है, एमिशन कम्स आउट. ओके, so at thermal equilibrium what happens, photon absorption and emission processes where takes place side by side, and because of N1 is greater than N2, absorption dominates and emission comes out, okay, at thermal equilibrium. So laser operation requires stimulated emission exclusively. To achieve high percentage of stimulated emission, a majority of atoms should be at higher energy level than at the lower energy level. So means क्या, तुम्हारे जो E2 जो एनर्जी लेवल है उस पर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होने चाहिए तो ही हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन प्रॉपर, स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रॉपर होगा. So energy is to supplied somehow to the laser medium to raise atoms from lower level to excited. मतलब E1 से E2 बहुत सारे एटम्स जाने चाहिए, इसके लिए हमको क्या एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई उसको प्रोवाइड करना पड़ता है. सो दिस प्रोसेस इन विच एटम्स आर रेज फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल इज कॉल्ड एज पंपिंग एंड इट कम्स अंडर योर पॉपुलेशन इन्वर्जन. So in stimulated emission, incident and simulated photons will have identical energy, identical wavelength and narrow line width. Again identical direction, so narrow beam width, then identical phase means coherence and identical polarization. Okay, then basic structure for laser, you can see this diagram. Two materials are there and both are of different atoms, means p टाइप डोपिंग भी यूज़ किया है, n टाइप डोपिंग भी. और जो मटेरियल है मीन्स होमो जंक्शन, यू कैन सी होमो जंक्शन मतलब जो मटेरियल यूज़ किया है सेमीकंडक्टर मटेरियल GaAs वो क्या है, सेम है, सिर्फ डोपिंग डिफरेंट इसमें किया है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, होमो जंक्शन. सो होमो जंक्शन डिवाइस विथ क्लीव्ड एंड्स डिमांड फॉर हाई थ्रेशोल्ड करंट डेंसिटी ड्यू टू लैक ऑफ कैरियर कंटेनमेंट दैट इज इन योर इनएफिशिएंट लाइट सोर्सेस, यू कैन से. ओके, नाउ हाउ लेज़र वर्क्स. पंपिंग अभी बताया मैंने, पंपिंग क्या होता है, जो हम एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करते हैं लेज़र को. वाई क्यों करते हैं एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई, फ्रॉम, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एटम है वो E1 से E2 स्टेट पे जाना चाहिए तभी हमारा रेडिएशन होगा, एमिशन होगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पंपिंग. पंपिंग मीन्स एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करते हैं सो दैट योर एटम कैन बी रेज फ्रॉम एनर्जी लेवल E1 टू एनर्जी लेवल E2. ओके, यू कैन सी दिस ऑल इन डायग्राम्स. First diagram is for pumping on atoms in excited state. Second, spontaneous emission occurs and rare stimulated emission is there. Okay, जो spontaneous emission जो outward जो ये rays तुमको दिख रहे हैं, ये जो रेज है ये सारे रेज क्या है, स्पॉन्टेनियसली एमिटेड हो रहे हैं एक साथ और स्पॉन्टेनियस वे में एमिट हो रहे हैं. ओके, अब रेयर स्टिमुलेटेड एमिशन मीन्स ये जो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जो E2 से कंटिन्यू आगे नहीं फ्लो हो पाते. क्यों, क्योंकि उनकी एनर्जी अगर उनको नहीं मिलती है तो वो सिर्फ अपनी एनर्जी से E2 पे नहीं रुक सकते, तो वो क्या होगा, फॉल हो जाएगा बैक टू E1. तो फॉल होने की वजह से वो रिफ्रैक्ट हो जाते हैं आउट ऑफ दैट फाइबर. तो उसके लिए क्या मतलब उसके लिए क्या बोला है कंसेप्ट को, रेयरली स्टिमुलेटेड एमिशन, एंड जो एक्चुअल है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है. ओके, ये है तुम्हारा जो ग्रीन कलर से वो जो बताया है, ग्रीन कलर का राउंड जो मैंने अभी किया वो है तुम्हारा स्पॉन्टेनियस एमिशन, और जो ये ब्लू जो रेस तुमको दिख रहे हैं ये है तुम्हारे स्टिमुलेटेड एमिशन. तो ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो रेयरली यहाँ पे हो रहा है और स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रॉपर वे में हो रहा है. देन नेक्स्ट है तुम्हारा स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ लाइट अलोंग दी लेजर एक्सिस. देखो यहाँ पे भी रेयर स्टिमुलेटेड है ना, लेकिन लेजर एक्सिस के अलोंग हो रहा है ये एमिशन. एंड देन लास्ट है तुम्हारा स्टेडी स्टेट लेजर ऑपरेशन, जिसमें देखो आउटपुट देखो तुम प्रॉपर स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है ना. और जो रेयरली भी है क्या यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं है लेकिन वो अलोंग लेजर एक्सिस हो रहा है, तो वो वही के वही E1 टू E2, E1 टू E2, E2 टू E1, अगेन E1 टू E2 ऐसे मूव करते रहेगा. तो आउटवर्ड नहीं जा रहा है, मतलब रेयर जो स्टिमुलेटेड एमिशन था वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है और फिर से स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है. तो इस जो लास्ट फिगर है उसमें हमको स्टेडी स्टेट लेजर आउटपुट मिल रहा है. ओके, these all are the figures for explanation of working. You can see it. डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स जैसे फैब्रीपेरोट लेज़र जिसको रेजोनेटर कैविटी भी बोलते हैं, इसका ये डायग्राम है. ये नहीं है बट जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन
or you can say just for the knowledge you can read it. Okay, then this is the laser output spectrum. See, this is the laser output spectrum. You can see in this from all from your first point to end point there is a spontaneous emission. Okay, in all peak there is a spontaneous emission of light. This is the you can call it as a Gaussian output profile. Okay, ये जो एरिया है, ये जो हमारा गॉसियन आउटपुट है उसके जैसे है, उसके जैसे सिमिलर है दिखने में, तो इसको हमने गॉसियन आउटपुट प्रोफाइल भी नाम दिया है. ठीक है, दिस इज योर लेजर आउटपुट स्पेक्ट्रम. देन उसके बाद हेट्रोजेनस स्ट्रक्चर, उसी में स्ट्राइप ज्योमेट्री, यू कैन रीड इट ऑल. ओके, DH स्ट्राइप कॉन्टैक्ट लेजर, then distributed feedback laser. These are the types of lasers. You can see these diagrams. Then these are main two types of lasers we have to study, that is DFB and DBR laser. Okay, so these are the diagrams for DFB and DBR lasers. Means what? Distributed feedback laser. Okay, and R means your reverse feedback. Okay, DFB your forward feedback and DBR your reverse feedback. So these are DFB means your distributed feedback laser, DFB, and distributed reverse feedback laser is your DBR. Okay, these are the construction diagram for DFB and DBR, and below the graph between wavelength and intensity means you can say current and for DBR current and wavelength graph, and for DFB there is a graph between wavelength and intensity means you can say light intensity. Then optical output versus drive current. This is the characteristics of laser you can see, but between graph between optical output versus drive current. See what happens when your when there is a small current flow through your laser, optical power is also you can say small, that is linearity relationship is there between laser drive current and your output power. So when current starts increasing rapidly, power also increases. So this is you can say dP by dL. You can calculate power loss by using dP by dL. Excuse me. Sorry, dP by di, and I is your current and P is your power. So this is stimulated emission when your current increases rapidly in stimulated emission, but in when there is a spontaneous emission means LED type, so there is a little bend and small current is there and small power is there. Okay, सिमिलरली टेम्परेचर डिपेंडेंस जैसे एलईडी में देखा था वैसे लेजर थ्रेशोल्ड डिपेंड्स ऑन ऑल्सो टेम्परेचर. ओके, दीज ऑल आर ग्राफ्स, यू हैव टू just practice it. No need to explain that graph. Okay, then analog modulation, you can see difference LED and laser. LED में देखो जो स्प्रेडिंग वेव है वो मिल रहा है क्योंकि लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था, बट लेजर में क्या है, पहले स्टार्टिंग में स्लो रहता है तुम्हारा जो फ्लोइंग करंट है वो स्लोली इंक्रीज होता है और फिर आफ्टर सम इंटरवल देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन करंट. सो जो विड्थ जो हमको आउटपुट पल्स मिलता है वो थोड़ा सा नैरो मिलता है, सिर्फ वाइड नहीं मिलता, थोड़ा नैरो, एंड जिसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है. जैसे एलईडी में एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, वाइड हो रहा है बट एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन लेजर में क्या होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है और नैरो रहता है. मतलब क्या, फोकस्ड लाइट मिलेगा हमको जिसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होगा, मतलब एम्पलीफिकेशन होगा. जो लाइट रे है उसका एम्पलीफिकेशन होगा, वाइड नहीं, एम्पलीफाइड मतलब प्रॉपर थोड़ा एम्पलीफाइड वर्जन मिलेगा लाइट का, लेकिन फोकस्ड रहेगा. क्यों? क्योंकि जो उसका पल्स का ये है नैरो है विड्थ. ओके, देन सम कमर्शियल DFBs आर देयर. उसका लिस्ट है, ये तो नेट से ही मिल जाएगा आपको. जैसे कहाँ यूज़ होता है इसके एप्लीकेशन, CATV लॉन्ग हॉल टेलीकम्युनिकेशंस, इसमें CATV आपने AVE में पढ़ाई होगा, है ना, तो CATV में भी ये यूज़ होता है. देन वी हैव टू सी कंपैरिजन बिटवीन LED एंड लेज़र. LED, there is a low efficiency in LED, laser diode there is a high efficiency.
देन रिस्पॉन्स टाइम फॉर एलईडी इज स्लो, बट लेज़र में रिस्पॉन्स टाइम फास्ट। क्यों? क्योंकि ये 3 प्रोसेस में होता है तुम्हारा, एब्सॉर्प्शन, सिमुलेटेड एमिशन एंड देन स्पॉन्टेनियस एमिशन। ओके, एलईडी लोअर डेटा ट्रांसमिशन रेट हमने देखा था, 20 Mbps डेटा रेट था। लेज़र डायोड में हायर डेटा ट्रांसमिशन रेट इज 100 Mbps नियर बाय। देन एलईडी ब्रॉड आउटपुट स्पेक्ट्रम इज देयर। अभी हमने ऊपर आउटपुट वेव देखी है। जो एलईडी है उसमें क्या होता है, वाइड आउटपुट स्पेक्ट्रम, मतलब उसका विड्थ बढ़ता है, सिर्फ एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है क्या, नहीं। तो लेज़र में क्या हो रहा है, नैरो आउटपुट स्पेक्ट्रम इज देयर। एलईडी में इनकोहेरेंट बीम रहेगा, लेज़र में कोहेरेंट बीम रहेगा। देन एलईडी के लिए लॉन्च पावर कम लगता है और लेज़र डायोड में तुमको हाई लॉन्च पावर रहेगा। ओके, एंड देयर इज अ हायर बिट रेट। LED higher distortion level at the output. In laser diode there is a less distortion. LED is suitable for shorter transmission distances and laser diode is suitable for longer transmission distances. ऐसा क्यों होगा longer transmission distances? अभी मैंने बताया फोकस्ड लाइट रहेगा और उसका एम्पलीफाइड वर्जन रहेगा। एम्पलीफिकेशन होता है क्यों, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है ना। तो एम्पलीफाइड है तो ऑब्वियसली फोकस्ड रहेगा, तो दूर तक, जैसे सिग्नल का रेड लाइट अगर आप देखो, जो रेड लाइट है वो हमको दूर से ही, या सिग्नल नहीं, जो आप उसका एग्जांपल ले सकते हो, हाईवेज पे जो तुम्हारे रेडिएटर्स जो लगे रहते हैं, है ना, तो वो रेड कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूर से ही हमको दिखते हैं, है ना। जैसे जहाँ पे ब्रेकर्स है उनमें कहीं कहीं लगे होते हैं तो वो हमको दूर से ही दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेड कलर फोकस्ड लाइट रहता है। तो वैसे ही लेज़र का जो आउटपुट है वो फोकस्ड है, उसके वजह से ये एट ए लॉन्गर डिस्टेंस तक ये सुटेबल ट्रांसमिट करता है। एंड एलईडी सुटेबल फॉर योर शॉर्टर ट्रांसमिशन डिस्टेंसेस। देन एलईडी में डिस्पर्शन, हायर डिस्पर्शन रहता है। लेज़र डायोड में डिस्पर्शन मीन्स योर लॉसेस, लोअर लॉसेस आर देयर। देन एलईडी इज लेस टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये इसका एक डिसएडवांटेज बोल सकते हो कि लेज़र डायोड इज मोर टेम्परेचर डिपेंडेंट। देन एलईडी का कंस्ट्रक्शन सिंपल है, लेज़र का कॉम्प्लिकेटेड है कंस्ट्रक्शन, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज बोल सकते हो। और लाइफ टाइम दोनों का 10⁻7 आवर्स इतना है, ठीक है। तो ये है हमारा डिफरेंस एलईडी और लेज़र डायोड। और ये दोनों क्या थे, ऑप्टिकल सोर्सेस थे। दोनों क्या थे, ऑप्टिकल सोर्सेस। कौन कौन से, एलईडी और लेज़र। एलईडी के भी हमने टाइप्स देखे, एसएलईडी, ईएलईडी और एसएलडी। देन लेज़र डायोड्स के भी हमने कुछ टाइप्स देखे, जैसे इंजेक्शन लेज़र था तुम्हारा, डीएफबी, डीबीआर लेज़र, है ना, ऐसे एक दो और उसमें दिए हैं। उसके बाद हमको अभी देखने हैं डिटेक्टर्स। सो फोटो डिटेक्टर्स, व्हाट इज फोटो डिटेक्टर्स देन? What is mean by photo detectors now? Okay, photo detectors means क्या होता है? The light sources emits the light, that means they are converting electrical energy to optical energy. Okay, optical sources क्या थे हमारे, क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो अब डिटेक्टर्स मीन्स ये क्या करेंगे, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो आउटपुट मिला उसको फिर से ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। Okay, they are used in the transmitter section of the communication system. Now at the receiver section there should be certain devices which will convert your optical signal into original electrical signal, and that is achieved with the help of your photodetectors. Okay, now it finds application in the area of medical, automotive, safety, analytical equipments, cameras, communication, astronomy, industry and so on. बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके भी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटो डिटेक्टर्स नाउ? इट इज एन ऑप्टो इलेक्ट्रिक डिवाइस विच एब्सॉर्ब्स एन ऑप्टिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट बैक टू इलेक्ट्रिकल energy, and this process is called as photo detection process. It also involves 3 steps mainly. कौन से 3 steps? Absorption, transportation of carriers and then last generation of your photo current. Now there are some types of photo detector. Which are they? Photodiode array, light dependent resistor, then avalanche photodiode is there, then again pin photodiode is there. These are some applications are CCD, position sensitive detector, photomultiplier tube, micro channel plate and image intensifier. ये सब क्या है, फोटो डिटेक्टर के एप्लीकेशन है। now जैसे हमने ऑप्टिकल सोर्सेज के लिए रिक्वायरमेंट देखे थे, वैसे ही हमको फोटो डिटेक्टर के लिए भी कुछ
जनरल रिक्वायरमेंट्स है, क्या है जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर टू बी फोटो डिटेक्टर? High sensitivity at the operating wavelength of source, then short response time to obtain desirable bandwidth, minimum noise contribution, compatible size for efficient coupling and packaging, then linear response over a wide range of light intensity, then again stability of performance characteristics जो है वो stable होना चाहिए, then low bias voltage and it should be low cost. These are some requirements for your photo detector. Now we have to see mechanism, how photo detector works. So it converts light or you can say optical energy into electrical signals, and electrical signals means your photocurrent. There are two distinct photo detection mechanism. First is your external photoelectric effect, another is your internal photoelectric effect. तो जो external photoelectric effect है उसके अंडर हमको कौन सा एक डिटेक्टर यूज़ हम करते हैं? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स, जिसको हम PMT बोलते हैं. देन इंटरनल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पे तीन जो डिटेक्टर है हमारे पास, कौन से है वो? PN जंक्शन फोटो डायोड, जो हमारा नॉर्मल PN जंक्शन डायोड है वो PN जंक्शन फोटो डायोड वो यूज़ करके जो हम बनाते हैं वो PN जंक्शन फोटो डायोड. देन पिन फोटो डायोड, देन एवलेंच फोटो डायोड. एवलेंच फोटो डायोड को ही APD भी बोलते हैं शॉर्ट में. ओके, तो हमको ये टाइप्स अभी डिटेल में पढ़ना है. देन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ योर फोटो डिटेक्शन इन सेमीकंडक्टर. इन सेमीकंडक्टर्स कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर सेपरेटेड बाय फॉरबिडन बैंड गैप. अभी देखा हमने लेज़र का वर्किंग के टाइप, एनर्जी गैप से क्या जैसे कोवैलेंट वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड रहता है हमारा उसमें क्या रहता है कि एनर्जी गैप से वो सेपरेट किए रहते हैं इन सेमीकंडक्टर मटेरियल. सो इलेक्ट्रॉन्स एट द वैलेंस बैंड आर ऑब्वियसली बाउंड एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड और फ्री है, इसीलिए तो वो कंडक्शन बैंड में है ना. फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से ही करंट फ्लो होता है और कंडक्शन होता है किसी भी डिवाइस में, इसीलिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ रहते हैं? कंडक्शन बैंड में. एंड व्हेन स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड दे कैन मूव एंड कॉजेस करंट फ्लो, दैट यू ऑलरेडी नो. Then populating the conduction band with electron causes the semiconductor to conduct current. So the value of band gap energy determines the conductive properties of your semiconductor. Okay. Okay. So अभी दिख रहा होगा प्रॉपर आपको, वो एडिटिंग में कुछ इशू था. सो द वैल्यू ऑफ बैंड गैप इजी डिटरमाइंस द कंडक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर. अभी फॉर्मेट क्लियर दिख रहा होगा आपको, ठीक है. Then photo detection. These are some diagrams from which you can see a PN junction can be formed by diffusing either a P-type impurity such as boron, or you can say N-type silicon or germanium, and N-type impurity such as phosphorus, and into P-type bulk silicon wafer. ये हमारा नॉर्मल PN जंक्शन जो डायोड है उसी का वर्किंग है. P-type N-type फिर से रिकॉम्बिनेशन होगा. ये सब तुम्हारे PN जंक्शन में जैसे होता है वैसे ही ये तुम्हारे PN जंक्शन फोटो डायोड में होगा वर्किंग, ठीक है. देन दीज आर सम ग्राफ्स. डिप्लीशन रीजन कैसे बढ़ेगा, है ना. रिवर्स बायस में नहीं होगा करंट फ्लो, एक ही साइड में ये करंट को अलाउ करता है, जैसे अपना PN जंक्शन डायोड वैसे ही PN फोटो डायोड भी है. ओके, दीज आर सम पॉइंट्स यू कैन रीड later. Okay, then VI characteristics, like same like PN junction diode, there is a VI characteristics for photodiode. Okay, this is the actual structure of your photodiode. You can see this diagram. A silicon photodiode can be represented by a current source in parallel with ideal diode. See these two circles you are seeing, that is your current source. Okay, then diode represents your PN junction, CJ junction capacitance, RSH क्या है तुम्हारा shunt resistance, then RS series resistance, और RL means your load resistance. Okay, so what should be the specification for shunt resistance and series resistance, that you can see here. Detail about junction capacitance, what is response time. Later this is the graph for your reverse bias voltage and capacitance. Okay, capacitance of photo conductive devices. then फिर से फोटो डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं यहाँ पे, मीन्स रिस्पॉन्सिविटी वेरिएशंस दिए ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर. जैसे टेम्परेचर डिपेंडेंट LED और लेज़र हमने देखा था, वैसे ही टेम्परेचर डिपेंडेंट फोटो डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे गिवन है ग्राफ.
देन क्वांटम इफिशियंसी देखा था हमने एलईडी के लिए, वैसे ही सिमिलर क्वांटम इफिशियंसी फॉर्मूला नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ ये जो लास्ट फॉर्मूला है क्वांटम इफिशियंसी का वो आपको ध्यान में रखना है। और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स रहेंगे जो आपको नोट्स जो मैंने क्लासरूम में डाले हैं उसमें सॉल्व न्यूमेरिकल्स है, you can see that. Okay, so what is quantum efficiency? हमने अभी देखा था fraction of incident photons that contribute to photo current and it is related to responsivity. So this is the as it is related to responsivity, there is again graph between responsivity and quantum efficiency. See, quantum efficiency is not a constant at all wavelengths. It varies according to your photon energy. For a given material, as wavelength of incident photon becomes larger, the photon energy becomes less than that required to excite an electron from valence band to the conduction band. Means your energy state you can say E1 to E2. So responsivity falls off rapidly beyond cutoff wavelength. You can see there is at starting there is an increase in your efficiency, but it falls off rapidly. जब कट ऑफ वेवलेंथ के बाहर के रेंज में वो जाता है तो ये फॉल हो जाता है ग्राफ. देन बाइसिंग फोटोडायोड मीन्स यही है तुम्हारा जो फोटोवोल्टेक मोड में ऑपरेशन बोला था. द फोटोवोल्टेक मोड ऑफ ऑपरेशन इज प्रिफर्ड व्हेन फोटोडायोड इज यूज्ड इन लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन एज वेल एज अल्ट्रा लो लाइट लेवल एप्लीकेशन. दी फोटोकरेंट्स इन दिस मोड हैव लेस वेरिएशन इन रिस्पॉन्सिविटी विद द टेम्परेचर. देन फोटोकंडक्टिव मोड. So what are the effects of reverse bias? It increases the depletion region width, so obviously decrease the junction capacitance. In result what happens? It increases in the noise currents. Okay, so decrease in rise time. जो TR है वो करंट इंक्रीज होगा तो TR डिक्रीज होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ GBP 2 pi RF इन ब्रैकेट CR प्लस CF प्लस CA, वेयर GBP क्या है तुम्हारा गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ऑफ एम्पलीफायर A1 and what is CA? It is the amplifier input capacitance. Then noise sources in photodiode. फिर से तुमको ये फॉर्मूले, शॉर्ट नॉइज क्या होता है, दो टाइप के नॉइज है, कौन कौन से दिए हैं, दो टाइप के, शॉर्ट नॉइज एंड थर्मल, और यू कैन से ऑल्सो जॉनसन नॉइज. थर्मल नॉइज को ही जॉनसन नॉइज बोलते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय शॉर्ट नॉइज? इट इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन इन बोथ फोटो करंट एंड डार्क करंट. फोटो करंट इज डिनोटेड बाय IP एंड डार्क करंट इज डिनोटेड बाय ID. वेयर Q क्या है तुम्हारा 1.6 into 10 to the power 19 it is the electron charge, and IP is the photo generated current, and ID is the photo detector dark current. And what is delta F? It is the noise measurement bandwidth. So short noise is the dominating source when operating in photoconductive mode. Then what is mean by thermal or Johnson noise? The shunt resistance in a photodetector has a Johnson noise associated with it. This is due to your thermal generation of carriers. मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो कैरियर्स इंक्रीज होते हैं उससे रिलेटेड जो नॉइज होता है उसी को हम जॉनसन नॉइज बोलते हैं और थर्मल नॉइज बोलते हैं. थर्मल क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से हो रहा है, तो इसीलिए उसको थर्मल नॉइज बोलते हैं. अगेन सेम इसमें भी फॉर्मूला IJN डिनोट कैसे किया, IJN जंक्शन जॉनसन, इसके वजह से IJN. तो अंडर रूट ऑफ 4 KBT डेल F अपॉन RSR. सो K की वैल्यू दी है, K क्या है तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. देन TF इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन डिग्रीज. डेल F फिर से नॉइज मेजरमेंट बैंडविड्थ, एंड RSH इज द फाइनली शंट रेजिस्टेंस. ओके, दिस टाइप ऑफ नॉइज इज द डोमिनेंट करंट नॉइज इन फोटोवोल्टेक ऑपरेशन मोड. So all resistors have a Johnson noise associated with them, including your load resistor also. मतलब जितने भी resistors use होंगे photodiode में, सब में including your load resistors means output resistor, उसमें भी Johnson noise रहेगा. Then various figures of myriad parameters. कौन कौन से? NEP means your noise equivalent power. Then detectivity parameter is there that you can calculate from characteristics. Then specific detectivity is denoted by D star. Okay, and then what is the formula for D star? D upon root A, D into root A, and it is for only 1 Hertz bandwidth. D star allows different photodetectors to be compared independent of sensor area and system bandwidth. A higher detectivity value, it indicates a low noise device. Then हमारा पिन फोटोडायोड, ये अभी जो हमने
So this is the circuit diagram for PIN photodiode. The P intrinsic and N structure increases the distance between your P and N region. You can see the depletion layer here. It is a very wide, and P and N conducting layers are separated here. So it decreases capacitance and increases your speed. The volume of photosensitive region also increases, enhancing conversion efficiency. The bandwidth can extend to tens of gigahertz. PIN photodiodes are the preferred for high sensitivity and high speed at moderate cost. Okay, so what is PIN photodiode now? A typical PIN photodiode consists of highly doped transparent p-type contact layer on top of an undoped absorbing layer and n-type highly doped contact layer on the bottom. Okay, the diode is evolved mainly from one basic requirement: light should be absorbed in the depletion region of diode to ensure that electrons and holes are separated in the electric field and contribute to your photocurrent, so that radiation should be in the output. Okay, so as name indicates, this diode consists of undoped intrinsic layer between two highly doped region. Okay, so it gives improved performance as compared to your conventional photodiode. So PIN photodiode gives improved performance. Now how it works? The PIN diode does not provide any gain. So the maximum internal quantum efficiency should be 100%. Since the resistance of I layer is very high, means intrinsic layer is very high, all the reverse bias is applied across this layer. When the light is incident on this photodiode, the electron hole pairs are generated in वो जो अपने बीच का जो लेयर देखा था इंट्रिंसिक लेयर, उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होगा बहुत ज़्यादा. सो दीज चार्ज कैरियर्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स respective battery terminal, and this reverse bias PN junction will act as a capacitor. So I layer is the depletion region which act as a dielectric material. For the optimum design, the transit time should be equal to RC time constant of such capacitor. अब इसके एडवांटेजेस क्या है? वेरी लो रिवर्स बायस इज नेसेसरी. इट गिव्स हाई क्वांटम एफिशिएंसी अप्रोक्सीमेट टू 100%, नॉट एक्जैक्टली आइडियली 100, बट एक्जैक्टली इट इज नेवर 100%. And a large bandwidth can be obtained. Also it gives lower noise performance. Okay, so this is the added advantage, that it is the recombination and generation time constant, so it's longest for undoped material which provides minimum thermal generation current. Okay, उसके बाद हमको देखना है एवलेंच फोटोडायोड, दैट इज योर APD. यू कैन सी द कंस्ट्रक्शन. मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ, लेकिन आप स्लाइड्स अगर प्रॉपरली पढ़ोगे, और बुक्स के भी मैं आपको फ़ोटो पूरा नोट्स दे रही हूँ, तो उसमें अगर आप देखोगे तो ये डिटेक्टर्स एंड सोर्सेस में मेनली आपको LED उसके टाइप्स और योर लेज़र यानी उसके टाइप्स वो सब देखना है. एंड डिटेक्टर्स में आपको मेन 3 डायोड्स देखने हैं, एक PN जंक्शन फोटोडायोड, एक पिन फोटोडायोड, और लास्ट इज योर एवलेंच फोटोडायोड. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एवलेंच फोटोडायोड. देन इसमें क्या क्या मतलब पैरामीटर्स है? योर इंटरनल गेन, सेंसिटिविटी, एंड फॉर कैरियर मल्टीप्लिकेशन द फोटो जनरेटेड कैरियर मस्ट ट्रांसफर अ रीजन वेयर वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट. इसमें एक हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. और देखो इसके साथ ही इसका ग्राफ दिया है. N और P रीजन की वजह से ये जो गेन है, कितना हाई गेन हमको मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद. तो ये हाई गेन ही हमारा इसका मेन एडवांटेज है. ओके, so in this high field region, a photo generated electron or hole can gain enough energy so that it ionizes bonds in the valence band upon colliding with them. This is known as your impact ionization. And then newly created carriers or also accelerated by high. अब high electric field है तो जो new carriers create होंगे वो भी accelerate होंगे, जिसके वजह से क्या होगा? enough energy मिलेगी उसको to फिर से इम्पैक्ट आयनाइजेशन, मतलब वो प्रोसेस है रिपीटेड हो जाएगा, तो वो फिनोमिनन को हम बोलते हैं एवलेंच इफेक्ट. सो इट क्रिएट्स एन एक्सट्रीमली हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें रहेगी, 3 × 10⁻⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर. सो इट रिक्वायर्स अ हाई रिवर्स बायस वोल्टेज अराउंड 100 to 400 वोल्ट इन ऑर्डर दैट न्यू कैरियर्स क्रिएटेड बाय इम्पैक्ट आयनाइजेशन. ओके, क्यों लगता है इतना? क्योंकि इम्पैक्ट आयनाइजेशन में उनको रिवर्स बायस में वोल्टेज लगेगा. सो कैरियर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स एज ग्रेट एज 10⁻⁴ में भी ऑब्टेन. When your carriers are generated in undepleted material, they are collected somewhat slowly by the diffusion process. This has the effect of producing long diffusion tail on a short optical pulse. When your APD is fully depleted by employing high electric field, all the carriers are drift
at saturation limited velocities. The response time for the device is limited by 3 factors. कौन से 3? The transit time, the time taken by carriers to perform avalanche multiplication process, and the RC time constant incurred by junction capacitance of the diode and its load. At low gain, the transit time and RC effects dominate, giving definitive response time and hence constant bandwidth for the device. At high gain, the avalanche build-up time dominates and therefore the device bandwidth decreases proportionally with increasing the gain. Okay, then here are some ratings. The rise time between 150 to 200 ps and fall time is around 1 nanosecond or more, and quite common. This limits the overall response of the device. उसमें क्योंकि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको लिमिट करना भी ज़रूरी है. मल्टीप्लिकेशन फैक्टर m, इट इज़ अ मेजर ऑफ इंटरनल गेन प्रोवाइडेड बाय APD एंड इट इज डिफाइंड एज m इक्वल्स टू IM अपॉन IP, वेयर IM क्या है तुम्हारा एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल मल्टीप्लाइड आउटपुट करंट एंड IP इज द प्राइमरी फोटो करंट. देन एवलेंच, दोनों करंट का जो रेशो है उसको हम बोलते हैं m, मीन्स योर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जो हमारा 10⁴ था, हमने ऊपर देखा था. द एवलेंच मैकेनिज्म इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस एंड नॉट एवरी कैरियर पेयर जनरेटेड इन द APD experiences the same multiplication. So thus measured value of m is expressed as average quantity. फिर से हमने बोला है which is great as 10⁴. हमने ऊपर भी देखा था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अप्रॉक्सीमेटली 10⁴ रहता है. देन हमको इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखने हैं. एडवांटेजेस क्या है? इट प्रोवाइड्स एन इंक्रीज इन सेंसिटिविटी इन बिटवीन 5 डेसिबल टू 15 डेसिबल और देन पीन फोटोडायोड, दैट इज डिटेक्शन ऑफ वेरी लो लेवल लाइट सिग्नल्स, वाइडर डायनेमिक रेंज एज अ रिजल्ट ऑफ देयर गेन वेरिएशन विथ रिस्पॉन्स टू टाइम एंड रिवर्स बायस. एक डायनेमिक रेंज हमको मिल जाती है फॉर ऑपरेशंस. ओके, ड्रॉबैक क्या है इसके? फैब्रिकेशन डिफिकल्टीज. क्यों? क्योंकि मोर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसका, कॉस्ट भी हाई है, सो इंक्रीज कॉस्ट, ये इसका ड्रॉबैक है. देन रैंडम नेचर ऑफ द गेन मैकेनिज्म विच गिव्स एन एडिशनल नॉइज कंट्रीब्यूशन. जो गेन हमको मिलता है उसका कुछ फिक्स नेचर है क्या? नहीं, एकदम रैंडम गेन हमको इसमें मिलता है, तो उसके वजह से हमको एडिशनल नॉइज भी उसके साथ मिलता है. it often requires high bias voltages, means often high bias voltages are required, 50 to 400. Then variation of the gain with temperature, that is temperature compensation is necessary to stabilize the operation. अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई है, उसमें पावर हाई है, करंट हाई है, तो ऑब्वियसली उसको डैमेज होने के चांसेस है, तो उसके लिए उसको स्टेबलाइज करने के लिए टेम्परेचर कंपेंसेशन भी होना कंपलसरी है. ओके, तो ये उसका ड्रॉबैक है, तो मतलब उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ पे आपका ऑप्टिकल सोर्सेस एंड डिटेक्टर ये चैप्टर ख़त्म होता है. मतलब यहाँ पे मैंने ऑप्टिकल सोर्सेस एंड डिटेक्टर थोड़ा फास्ट में लिया है, लेकिन मैंने कोशिश की, उसमें एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने बहुत डाला है ताकि मैंने कोशिश किया कि आपको थोड़ा समझे. ओके, तो यूनिट 1 पे आपका टेस्ट है एंड विच इज़ मैंडेटरी. यहाँ पे आपका यूनिट 1 ओवर होता है. ठीक है, MCQ टेस्ट रहेगा, कंपलसरी है, सबको देना है. ओके, थैंक यू. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप जीमेल पे URB-SAM2 स्टूडेंट्स क्वेरी ऐसा सब्जेक्ट डाल के डाउट पूछ सकते हो. ठीक है, किसी को अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क ऑन जीमेल, लेकिन आपको ये सब्जेक्ट डालना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका वो मेल सीन नहीं होगा. क्या सब्जेक्ट डालना है आपको? BE-SAM2 BCS मीन्स ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड स्टूडेंट क्वेरी, ये वर्ड आपको डालना है. ओके, जो भी डाउट है यू कैन आस्क. और यूनिट टेस्ट मैंडेटरी है सबके लिए.